नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है साप्ताहिक। उसमें हम पिछले 5 टेस्ट सीरीजों का हल कर चुके, उस पर बातचीत हो चुकी है, कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज 6। मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज हमने 6 आयोजित की है वो आधुनिक काल के पद्य भाग से संबंधित है। आधुनिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, पद्य भाग और गद्य भाग। रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल दिया है और उन्होंने आधुनिक काल को गद्यखंड और पद्यखंड 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन विश्लेषण किया है। और एक क्वेश्चन 2012 के आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में पूछा भी हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन 2 भागों में विभक्त करके विश्लेषित किया है, तो पद्यखंड और गद्यखंड। ये पद्य भाग है जिसमें हमने भारतेंदु काल से लेकर समकालीन कविता तक, मित्रों, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी और समकालीन कविता को, उनकी प्रवृत्तियों को, महत्वपूर्ण रचना और रचनाकारों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के यहाँ सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उस पर हम आज बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। मित्रों, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं श्रीधर पाठक। ध्यान रहे, इसका सही उत्तर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रकृति के आलम्बन रूप को बड़ी मात्रा में स्थापित करने वाले श्रीधर पाठक हिंदी के पहले कवि हैं। और श्रीधर पाठक हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जो ब्रजभाषा के दामन को छोड़कर खड़ी बोली के क्षेत्र में सबसे पहले आए। बल्कि श्रीधर पाठक आधुनिक काल में खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने तो श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का पहला समर्थ कवि भी कहा है। और मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कविता की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने के लिए बेहद प्रयासरत रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले ही खड़ी बोली को काव्य की भाषा स्थापित कराने के रचनात्मक सवाल पर बहुत पहले ही श्रीधर पाठक जूझ चुके हैं। और यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी बड़ी प्रशंसा की है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 1899 में श्रीधर सप्तक लिख करके श्रीधर की प्रशंसा की है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल का जो साहित्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है तो इस संदर्भ में मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना नहीं, मात्र पद्य में क्या गद्य में भी हुई। गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, मित्रों, ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। बाकी गद्य का इतना बड़ा स्तर पर यहाँ गद्य स्थापित होता है कि आधुनिक काल को तो गद्यकाल ही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है। मित्रों, इस पंक्ति के लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। तीन का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिशूल उपनाम किस कवि का है। मित्रों, बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। त्रिशूल उपनाम से देशभक्ति की कविता करने वाले हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन जिनकी काफ़ी चर्चित रचना हुई है, तो ध्यान रखेंगे त्रिशूल उपनाम से द्विवेदी काल के कौन से कवि कविता लिखते थे, तो उसका उत्तर है
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका सही उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। मित्रों, ब्रज कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं सत्यनारायण कविरत्न। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। सत्यनारायण कविरत्न ब्रज कोकिल के नाम से मशहूर हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये कवि सम्राट के नाम से प्रमुख हैं। मित्रों, ध्यान रखेंगे द्विवेदी काल में जो काव्य की भाषा है वो खड़ी बोली स्थापित हो गई, और खड़ी बोली के पहले महाकवि जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। यद्यपि हिंदी के पहले कवि चंद्रवरदाई हैं, मतलब पहले महाकवि चंद्रवरदाई हैं। और द्विवेदी काल में भले ही खड़ी बोली कविता की भाषा के रूप में स्थापित हो गई, लेकिन उसके बावजूद द्विवेदी काल के दो कवि ऐसे हैं जिनके मूल संस्कारों की भाषा ब्रजभाषा रही और ब्रजभाषा में ही इन्होंने कविता लिखी। वो कौन कौन है? सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर। मित्रों, जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रजभाषा का टेनिसन कहा जाता है, ब्रजभाषा का टेनिसन। और ब्रजभाषा कविता लेखन की अंतिम समर्थ कड़ी मानी जाती है जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। और इनकी तो भ्रमरदूत बहुत चर्चित रचना रही है, भ्रमरदूत, जो इनके हृदय तरंग में शामिल है। हृदय तरंग काव्य संग्रह में प्रेमकली और भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की बेहद चर्चित कविता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो मित्रों, भारतेंदु ने जो काव्य की जिस भाषा में अधिकतर रचना लिखी है वो है ब्रजभाषा। हालांकि खड़ी बोली में भी इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दिखाने के लिए, लेकिन ब्रजभाषा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये जो उर्दू भाषाएं लिखते तो वो उर्दू भाषा में भी थे। ध्यान देना, भारतेंदु रसा उपनाम से किस भाषा में लिखते थे? उर्दू भाषा में। इसकी भ्रांति होती है कई बार, ब्रजभाषा का बोध होता है लेकिन नहीं, उर्दू भाषा में। ध्यान रखना, भारतेंदु रसा उपनाम से किस भाषा में लिखते थे? तो उर्दू भाषा में लिखते थे कविताएं रसा उपनाम से। 6 का सही उत्तर है 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो मित्रों, इसमें सही अनुक्रम हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र तो 1950 में है, इनमें से सबसे पहले तो यही है। फिर प्रेमघन है, प्रेमघन है ये 55 में है, 1955 में। प्रताप नारायण मिश्र 1956 में है, और उसके बाद जगमोहन, ठाकुर जगमोहन। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? 3। और विशेषकर चौकड़ी को याद रखना, यदि इसमें बालकृष्ण भट्ट होता तो वे भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ साहित्यकार थे। तो सबसे पहले आते उसमें बालकृष्ण भट्ट, फिर आते उसमें भारतेंदु, और फिर उसमें आएंगे ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और उसके बाद में फिर आएंगे प्रताप नारायण मिश्र, बाद में है जगमोहन। तो चौकड़ी को तो विशेषकर याद रखो। इसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की 4 पत्रिकाओं को क्रम से लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले कविवचन सुधा 1868, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। हरिश्चंद्र मैगजीन के ही 8 अंक निकलने के बाद 9वें अंक में उसका नाम 1873 में हो गया था हरिश्चंद्र चंद्रिका, और 1874 में बाला बोधनी स्त्री विषयक पत्रिका, वो भी ध्यान रखेंगे आप। तो जन्म काल के आधार पर जो कवियों का सही कालक्रम हुआ वो हो गया इसमें तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा मित्रों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले विद्वान कौन है? 8 का सही उत्तर है वो है अयोध्या प्रसाद खत्री। एकदम सही उत्तर है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन को ही शुरू कर दिया। ये मुजफ्फरपुर के, बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। देखिए, एक तो मुजफ्फरनगर है, वो तो खड़ी बोली का क्षेत्र है, वो तो यूपी में पड़ता है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1885 से लेकर 1900 तक खड़ी बोली आंदोलन चलाया। और मित्रों, एक बात और ध्यान रखेंगे आप, 1900 इसी को नागरी आंदोलन से जोड़कर देखते हैं। और नागरी आंदोलन, कचहरी में हिंदी प्रवेश को, नागरी लिपि को प्रवेश करने का जो अधिकार है वो 1900 में मिल चुका था। अच्छा, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्रिका को माना जाता है? भारत मित्र को। ध्यान रखना, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्रिका को कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता है? तो भारत मित्र। ये वही भारत मित्र है जिसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त प्रसिद्ध रहे हैं, जिसमें शिव शंभू के चिट्ठा छपे 1904-05 में। तो 8 का सही उत्तर है 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 19वीं सदी के नवजागरण के इस दौर में, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? बड़ा विशेष योगदान रहा, वो है कवि वचन सुधा। 1868 में प्रकाशित हुई थी कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहली पत्रिका है, ध्यान रखना। 9 का सही उत्तर है 1। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, है तो बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन कई बार ये बड़ा भारी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है किसके आधार पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। मित्रों, इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन इस परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया था, अच्छे विद्यार्थियों ने भी इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर कर दिया था, क्योंकि आलोचक के रूप में रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मुख्यधारा के आलोचक हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे 10 का सही उत्तर है 3। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार कौन है? द्विवेदी युग का वह कौन साहित्यकार है जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया? मित्रों, वो है नाथूराम शर्मा शंकर। और विशेषकर जो ये कविता कामिनी कांत है, ये तो DSSB, DSSB और ये भारतेंदु प्रगेंदु, ये दोनों क्वेश्चन DSSB PGT परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो 11 का सही उत्तर है 1। और इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? तो भाई, इसमें तो मुख्य तौर से साकेत, उर्मिला, साकेत की उर्मिला। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। तो पुल्लिंग शब्द है पाली भाषा का जिसका अर्थ होता है अयोध्या। मित्रों, साकेत खड़ी बोली का राम कथा पर लिखा गया पहला महाकाव्य है, जिसमें 12 सर्ग हैं और जिसका 9वां सर्ग उर्मिला विरह वर्णन प्रसिद्ध है। बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर ने कवियों की काव्य की उपेक्षिताएं नाम से निबंध लिखा, जिसे पढ़कर प्रेरणा मिली। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक निबंध लिखा, जो सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ? 1908 ईस्वी में। और इसे पढ़कर के ही मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा मिली। 12 का सही उत्तर है 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके राष्ट्र कवि से संबंधित। राजपूती आन की कथा है। हाँ मित्रों, राजपूती आन की कथा आपको देखनी है तो आप रंग में भंग पढ़ लीजिए
1909 में प्रकाशित रंग में भंग पहला ही खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। ये राजपूती आन की कहानी है इसमें, और एक प्रकार से जो ईर्ष्या और द्वेष में आपस में राजा लोग लड़ते हैं, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के राजा लड़ते हैं और तीसरी शक्ति उसका फ़ायदा उठाती है। उसी प्रकार हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं और अंग्रेज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये उसी समय प्रकाशित हुआ 1909 ईस्वी में, जब मित्रों मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में फूट डालने की एक भरपूर साजिश कोशिश की। 13 का सही उत्तर है 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। भारी भ्रम की संभावना है इसमें, मैथिली शरण गुप्त भी कर सकते हो, किसी और का भी नाम ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखेंगे मित्रों इसका सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। धर है ये है मुकुटधर पांडे। तो मुकुटधर पांडे इसका सही उत्तर है। और कौन सा द्विवेदी कालीन कवि है जिसकी कविताओं में छायावादी पूर्वाभास देखा जा सकता है? वो है मुकुटधर पांडे। ये वही मुकुटधर पांडे हैं जिन्होंने जबलपुर मध्य प्रदेश से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका में पहली बार 1920 ईस्वी में छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ये मुकुटधर पांडे है। 14 का सही उत्तर है 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? अब देखिए यशोधरा है, साकेत में उर्मिला प्रधान है, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है जो प्रधान है, पंचवटी नहीं है। 1925 में राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया जो खंड काव्य पंचवटी, जिसमें अभी पिछली बार कॉलेज प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी क्वेश्चन आया था कि शूर्पणखा प्रसंग किस रचना में मिलता है, तो पंचवटी में। तो पंचवटी ये हम कह सकते हैं कि इसमें नायिका प्रधान नहीं है, इसमें तो स्वयं यशोधरा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। साकेत में उर्मिला प्रमुख है और विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है, उस पर लिखा गया खंड काव्य है। मित्रों विष्णुप्रिया को खंड काव्य ही माने आप, ये बड़ा भारी विवाद का सवाल है। 19 खंड काव्य लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त ने और महाकाव्य 2 ही माने। तीसरे का ये विष्णुप्रिया पर काफ़ी डिबेट है, विवाद है, और अधिकतर लोग इसको खंड काव्य ही मानते हैं। जय भारत और साकेत 2 महाकाव्य लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने सबसे ज़्यादा प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी है, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। 15 का सही उत्तर है 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। मित्रों इसमें देखिए पंचवटी 1925 में है, साकेत 1931 में, यशोधरा 32 में और द्वापर 36 में है। तो सही क्रम कौन सा हो गया? तो इसमें आपका जो सही क्रम है वो हो जाता है इसमें दूसरा। पंचवटी खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, यशोधरा खंड काव्य है और गद्य पद मिश्रित होने के कारण ये चंपू काव्य की श्रेणी में भी है और एक द्वापर खंड काव्य है। तो इस प्रकार 16 का सही उत्तर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के जिस कवि में मिलता है वो है मित्रों मैथिली शरण गुप्त। ये भ्रांति होती है हरिओद की, क्योंकि कहते हैं कि आधुनिक काल के सूरदास हरिओद है, ये बात तो सही है,
लेकिन जो गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण सूरदास के यहाँ है वैसा ही मैथिली शरण गुप्त के यहाँ मिलता है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। इसमें हरिओद की भ्रांति आपको हो सकती है, क्योंकि गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है और मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। वो एक अलग संदर्भ है। तो 17 का सही उत्तर है 4। और ये तो एक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन भी है। 17 में 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। और क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? हिंदी के मानकीकृत पर मित्रों ये है भाषा को, ये आचार्य महावीर है। ये इसमें थोड़ा टाइप मिस्टेक हो चुका है। ये है महावीर प्रसाद। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ध्यान रखना। और ये इन्होंने खड़ी बोली गद्य के व्यवस्थापक आचार्य कहलाते हैं। खड़ी बोली गद्य के व्यवस्थापक आचार्य हैं और गद्य पद्य की भाषा को व्याकरण सम्मत और परिष्कृत बनाने में इनका बड़ा योगदान है। 18 का सही उत्तर है वो है 1। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक पंक्ति से संबंधित पूछा गया है। अधिकार खोकर बैठ रहना या अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्तियां जयद्रथ वध से है मित्रों। 1910 में जयद्रथ खंड काव्य प्रकाशित हुआ था मैथिली शरण गुप्त का। ये पौराणिक मिथ की रचना है और इसका उत्तर है जयद्रथ वध। तो ये लगता है ऐसा है कि कुरुक्षेत्र है क्या? कहीं लगता है रश्मि रथी, दिनकर किसी पंक्ति लगती है, लेकिन पंक्ति ये मैथिली शरण गुप्त की है। 19 का सही उत्तर है 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रकाशन काल की दृष्टि से ये कालक्रम लगवाया गया है। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम, तो देखो जयद्रथ वध तो है 1910 में, पंचवटी है 25 में, यशोधरा है 32 में और विष्णुप्रिया तो बाद की रचना हो गई। 1957 में विष्णुप्रिया है, 1952 में जय भारत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दूसरा विकल्प सही है मित्रों। रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और छायावाद के चारों कवि और रामनरेश त्रिपाठी, एक हरिवंश राय बच्चन और एक सुमित्रानंदन पंत, वो तो छायावाद में आ गए, और एक अज्ञे, एक रघुवीर सहाय, ये वो कवि हैं जिनकी काव्य कृतियों का कालक्रम का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो 20 का सही उत्तर है 2। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये जो पंक्ति हैं ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो मित्रों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास की जो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, उसकी पहली पंक्ति है जो द्रुत विलंबित छंद में है। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य जिस छंद के साथ अवतरित होता है वो है द्रुत विलंबित छंद। 21 का सही उत्तर है 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। बिल्कुल कहीं न कहीं ये प्रतिभिज्ञ शैव दर्शन से जुड़ने वाली स्थिति है। ये नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, नहीं उदात्तीकरण है तो यही इसमें असत्य हो जाएगा। बाकी ये शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। तो 22 का जो सही उत्तर है वो है 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
आधुनिक काल के तीसरे उत्थान, आधुनिक काल का तीसरा उत्थान कौन सा कहलाएगा? अरे भाई, आधुनिक काल का जो पहला उत्थान है भारतीय हिंदू काल, द्वितीय उत्थान है द्विवेदी काल और तृतीय उत्थान है छायावाद। तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? छायावाद आ गया। 23 का सही उत्तर है 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? मित्रों, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी, जो कि एक प्रभाववादी आलोचक है, शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और कौन सी रचना है जो छायावाद का मेघदूत या आधुनिक काल का मेघदूत कहलाती है? वो है जयशंकर प्रसाद का आंसू। 24 का सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। अब प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ इनमें से विशेषकर एक प्रवृत्ति छांटना है, अलंकारिता, शैलीगत, साहित्यिकता, प्रायोगिक। मित्रों, देखी जाए तो पूरी प्रवृत्तियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि साहित्यिकता कौन कहेगा कि छायावाद में नहीं है? छायावाद तो वैसे भी रागात्मक मूल्यों की स्थापना करता है। अलंकारिकता, स्वाभाविक अलंकार योजना, भाषा एकदम कवित्वमय, खड़ी बोली, तत्सम प्रधान अलंकारिक मिलेगी आपको। और प्रायोगिक तो निराला पे चल जाइए, निराला तो अपनी प्रयोग धर्मिता के लिए विख्यात है। लेकिन मित्रों, इसमें जिस विशेषता को आपसे जानना चाह रहा है पेपर सेटर, वो है शैलीगत। आप कहोगे ये क्या है? मैं शैली अपनाई। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाव पक्ष से ज़्यादा कला पक्ष महत्वपूर्ण है? नहीं, भाव पक्ष को तो विशेष बल है, लेकिन कला पक्ष भी कमजोर नहीं है। याद कीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि छायावाद पश्चिम की एक लाक्षणिक शैली मात्र है। ये कथन उस तरफ चला गया, तो इसका सही उत्तर है शैलीगत। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को पश्चिम की एक विशेष लाक्षणिक शैली मात्र माना है और रहस्यवाद से ही जोड़कर चीज़ों को देखा है। तो यहाँ उत्तर है शैलीगत, और ये भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो 25 का सही उत्तर है 3। मित्रों, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। तो ये क्वेश्चन सुमेलित वाला है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 सुमेलित वाला है। तो देखो, सुमेलित करना है तो वीर पंचरत्न रचना, ये तो है लाला भगवान दीन की, और उल्हाना पंचक है अमीर अली मीर की, मातृ वंदना है गिरधर शर्मा नवरत्न की, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे ने भी कानन कुसुम के नाम से रचना लिखी है। वैसे तो कानन कुसुम और आंसू ये रचना मुकुटधर पांडे ने लिखी है, लेकिन इन्हीं नाम से रचना प्रसिद्ध तो जयशंकर प्रसाद की हुई है। लेकिन यहाँ ये क्रम बैठेगा। इस हिसाब से आपका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो हो रहा है मित्रों तीसरा। तो तीसरा विकल्प है इसका, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 4, 3, 2, 1 इसी में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है 3। इसके बाद अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 27 केवल क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद के जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद, मित्रों मैं 2 बार जयशंकर प्रसाद के घर गया हूँ, और मुझे इस बीच में प्रेमचंद के घर भी जाने का एक अच्छा अवसर मिला। वहाँ के कुछ विद्वानों से भी मालूम चला, और इस बात को जयशंकर प्रसाद पर विनोद शंकर व्यास की बहुत अच्छी पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद और उनके समकालीन, तो पत्रों का एक संग्रह है। तो ये प्रसाद जी जब भी
अपने जीवन में दुख को महसूस करते थे तो अक्सर इन पंक्तियों को गुनगुनाया करते थे। ये आंसू की बहुत चर्चित पंक्ति है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये जयशंकर प्रसाद के आंसू से ली गई पंक्ति हैं। आंसू इनका व्यक्तिगत विरह परक काव्य है, एक लंबा मानवीय विरह का प्रगीत काव्य है। ये बात सही है कि आंसू की जो वेदना है वो व्यक्तिगत शुरू होती है, लेकिन उसका जो अंतिम रूप है, अंत तक आते आते जो व्यक्तिगत विरह वेदना है, वो एक व्यापक समाज कल्याण और विश्व बंधुत्व के रूप में वो परिणत हो जाती है कि सबका बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व में, सबका रस लेकर सुख से सूखे जीवन में, ऐसे करके पंक्ति है। सबका रस लेकर सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो विश्व सदन तो ये विश्व बंधुत्व के समाज कल्याण के रूप में तब्दील हो जाती है। वो पंक्ति है कि सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, निचोड़ है वो सब जो बोल रहे हैं हम। 27 का सही उत्तर है 3। इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेव वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। मित्रों, एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, छायावाद के 4 कवि हैं और छायावाद के चारों कवि की रचनाओं से 2 क्वेश्चन कालक्रम के आप निश्चित माने। इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप चलो महादेव वर्मा तो बहुत आसान है। महादेव वर्मा तो बेचारी हर 2-2 वर्ष के अंतराल में रचना लिखती है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, फिर इन सब का शामिल किया यामा में। यामा में अंतराल 4 साल का है, यामा 1940। हालांकि यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, महादेव वर्मा को 1982 में, ध्यान रखना। और फिर दीपशिखा 2 साल बाद ही आ गई 1942 में। उसके बाद सप्तपर्णा और प्रथम आयाम। तो कैसे लगाओगे? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा और प्रथम आयाम। सप्तपर्णा में तो अनुदित कविताओं का संग्रह है जो और भी भाषाओं से अनुवाद की गई है। तो ये तो महादेव वर्मा को ध्यान रखो, जिसमें कि जो ये नीरजा है, इस नीरजा को शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। तो इसमें क्रम कौन सा लग जाएगा? निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम लगाना है तो देखो, प्रसाद को ऐसे याद करो, 1909 की रचनाओं को पहले याद करो। 1909 की रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, ऐसे याद कर लो। हालांकि प्रेम पथिक का एक दूसरा संस्करण 1914 में भी आया जो काफ़ी चर्चित रहा। तो उर्वशी वन में मिलने जाती है, वहाँ प्रेम राज्य स्थापित होता है और वहीं जो है प्रेम पथिक मिलेगा। तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कैसे भी उसको याद कर लो, एक रचना उठाई जाएगी 1909 वाली। उर्वशी वैसे तो रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन वो तो एक गीति नाटक है, प्रबंधात्मक रचनाओं के दायरे में आती है। जबकि प्रसाद का उर्वशी उतना चर्चित तो नहीं है, गद्य पद मिश्रित वो चंपू काव्य है। तो 1909 में हमने क्या याद कर लिया? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य और प्रेम पथिक। 1910 में चले जाओ आप, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास। बोलो भाई, अयोध्या में शोक छाया हुआ है, ये 1910 में, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास। और 11 में बब्रू वाहन, कि भाई शोक छा गया और जो है अयोध्या के निवासी वाहन में बैठ के चले गए, ऐसे याद कर लीजिए। 1911 में बब्रू वाहन। 1912 में कानन कुसुम जो कि प्रसाद का खड़ी बोली का पहला ही काव्य संग्रह है। तो 1913 में करुणालय जो हिंदी का पहला गीति नाटक है, 1913 में करुणालय। 1914 में महाराणा का महत्व। 1918 में चित्राधार, लेकिन इसकी भाषा ब्रजभाषा है, ध्यान देना। और 1918 में झरना जो जयशंकर प्रसाद का पहला छायावादी काव्य संग्रह है और यहीं झरना से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। तो झरना, आंसू लहर का मायनी। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। 36 नहीं, 1935। ये प्रसाद की रचनाओं का पूरा क्रम हो गया।
ऐसे जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं, उनको क्रम से लगवा सकते हैं, तो उनको लगा दो। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और इंद्रजाल। तो सबसे अंत में कौन सा है? इंद्रजाल। तो ऐसे याद कर लो। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब बात करते हैं हम इसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह। तो मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत का पहला दौर कौन सा है? छायावादी दौर। छायावादी दौर में डॉक्टर नगेंद्र ने क्रम क्या बनाया है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। हालांकि रामचंद्र शुक्ल तो ये कहते हैं कि वीणा पहले है, ग्रंथि बाद में है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का क्रम अधिक मान्य है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। और फिर प्रगतिवादी दौर में आ जाओ, तो प्रगतिवादी दौर में युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। इसके बाद में आ जाइए अंतश्चेतनावादी दौर में स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि 1947, 48 और 1948, 49 में। और युगांत, युगवाणी, ग्राम्या 1936, 1939, 1940। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्या 1940। स्वर्ण किरण 1947, 48, स्वर्णधूलि 1948, 49। और उसके बाद में तो फिर आप 1859 में 2 रचनाओं को ध्यान रखो मानवतावादी दौर की रचनाओं में, चिदम्बरा और कला और बूढ़ा चांद। चिदम्बरा को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में, और कला और बूढ़ा चांद को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उसके बाद 1964 में लोकायतन, जो पंत का एकमात्र महाकाव्य है, और इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, जो रूसी सरकार द्वारा पुरस्कृत हिंदी की पहली रचना है। और एक सत्यकाम को और याद कर लो, 1975 में सत्यकाम है, बाकी कुछ फुटकल रचनाएं हैं, डेट और उनकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और एक निराला की काव्य कृतियों के क्रम को याद रखना मित्रों। सबसे पहले अनामिका भाग 1, जिसे अनामिका प्राचीन कहते हैं, 1923 में। फिर परिमल 1929 में, कहीं कहीं 1930 लिखा मिलता है, लेकिन 1929 ज़्यादा मान्य है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो फिर अनामिका भाग 1 हो गया, फिर परिमल हो गया, फिर हो गया उसमें गीतिका। गीतिका 1936 में है। फिर उसके बाद अनामिका भाग 2, ये 1937-38 में आया। अनामिका भाग 2 को अनामिका नवीन भी कहते हैं। फिर तुलसीदास 1938 में है। फिर कुकुरमुत्ता 1942 में है। कुकुरमुत्ता की बड़ी चर्चित पंक्तियाँ अबे सुनबे ओ गुलाब। तो अबे सुनबे, तो उसके बाद में ऐसे अणिमा और वैसे बेला। तो कुकुरमुत्ता के बाद में कौन है? अबे है। तो ऐसे अणिमा वैसे बेला। फिर नए पत्ते, अर्चना, नए पत्ते लाती है कौन? अर्चना। अर्चना के बाद आराधना होती है, आराधना में गीत गाए जाते हैं। तो अर्चना के बाद आराधना है। फिर उसके बाद गीत गुंज है। उसके बाद अपरा है। अपरा 1956 में निराला के जीते जी जो प्रकाशित हुआ अंतिम काव्य संग्रह, वो अपरा है। क्योंकि उसके बाद तो फिर सांध्य काकली 1969 में निराला के मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। निराला का देहांत तो 1961 में ही हो गया था। तो सांध्य काकली मरणोपरांत प्रकाशित अंतिम काव्य संग्रह है। तो इन चारों छायावादी कवियों की रचनाओं को कालक्रम से जरूर याद कर लो। यहाँ से सवाल बराबर परीक्षा में आएगा। 28 का सही उत्तर है 4। निहार रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत इसमें आया नहीं है। और ध्यान देना, यामा में कौन कौन सी रचनाएं शामिल है? निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, लेकिन दीप शिखा तो अलग है। और जो सांध्य गीत 1936 में आई रचना, उसी में मैं नीर भरी दुख की बदली, वो कविता शामिल है, जो कि महादेवी की प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। 28 का सही उत्तर है 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके समक्ष प्रस्तुत है मित्रों। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये है चिदम्बरा। चिदम्बरा को पुरस्कार मिला। तो हिंदी की वो पहली काव्य कृति कौन सी है जिसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित किया गया? तो उसका उत्तर है चिदम्बरा।
और इसके बाद में दिनकर की उर्वशी को मिला, अज्ञे को मिला, कितनी नावों में कितनी बार उस रचकावत संग्रह को मिला, महादेव वर्मा को मिला, यामा पर मिला 1982 में। फिर 1982 में एक नियम बना दिया गया कि भाई एक रचना को ना मिल करके संपूर्ण साहित्य पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन 82 से 92 के बीच में किसी और हिंदी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो फिर 1992 में जब पुरस्कार मिला नरेश मेहता को समग्र साहित्य पर। इस प्रकार नरेश मेहता हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनको समग्र साहित्य पर पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद तो 1999 में निर्मल वर्मा को मिला, 2005 में कुंवर नारायण को मिला, इसके बाद में कई और केदारनाथ सिंह जी, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, हमारे कृष्णा सोबती, कई रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस भी हिंदी के रचनाकारों को मिला है उन सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। लेकिन महादेव वर्मा इसमें अपवाद है कि महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला पर किसी भी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। 29 का सही उत्तर है 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। पंचवटी प्रसंग इस काव्य के रचयिता, एक लंबी कविता है और इसके रचनाकार है निराला। ये बहुत चर्चित कविता है। केवल पंचवटी खंड काव्य पूछेंगे तो वो तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1925 वाली। ये पंचवटी प्रसंग कविता है और इसमें वो कि छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव, यह तो सच है प्रिय, प्रेम पयोधी तो मरता है सदा ही निस्सीम भू पर, सदा ही निस्सीम भू पर। ये चर्चित पंक्ति, इसी में राम जी कहते हैं सीता जी को। तो पंचवटी प्रसंग कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वैसे भी छायावादी कविता को व्यापक भाव भूमि या विषय वैविध्यता प्रदान करने वाले निराला एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि छायावाद के रहे हैं। ये छायावाद के सलाह का पुरुष हैं। अपने प्रगतिवादी भावबोध के लिए, स्वामी विवेकानंद दर्शन के लिए, रामकृष्ण मिशन से प्रभावित स्वामी विवेकानंद इनके आध्यात्मिक गुरु, अपने प्रगतिवादी भावबोध के लिए ओज और औदात्य के कवि, और कहीं न कहीं हम कहें तो निराला अपनी प्रयोग धर्मी चेतना के लिए मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में छायावाद में जाने जाते हैं। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद अपनी सौंदर्य चेतना, अपनी दार्शनिक चेतना, अपने इतिहास बोध, अपने मिथकीय बोध, ऐतिहासिक चेतना, इन सभी चीज़ों के लिए जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक चेतना के लिए विख्यात हैं। जिस प्रकार महादेव वर्मा वेदना और विरह की कवित्री के रूप में, रहस्यवाद की कवित्री के रूप में, सजल गीतों की गायिका के रूप में, आधुनिक मीरा के रूप में, पीड़ावाद की कवित्री के रूप में विख्यात है, और पंत अपने प्रकृति चित्रण के लिए, सुकुमार कल्पना के लिए, कोमल कल्पना के लिए, शब्दों की आत्मा के ज्ञाता के रूप में, शब्द शिल्पी के रूप में विख्यात हैं। तो मित्रों, इस सबके अपने अपने विशेष क्षेत्र हैं, इनको आप बराबर ध्यान में रखिए। तो मित्रों, ये हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की, और इसको हम अभी यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और शेष पहलू की बात हम फिर अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।